प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य चौधरी शिवजोखन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज जवाइन कुरांव प्रयागराज आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास अध्ययन के लिए उपस्थित हुए हैं लेकर के। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के ही नियमित अध्ययन करते होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास और विकास के अंतर्गत अब तक अध्ययन किया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल, प्रथम काल को वीर गाथा काल, द्वितीय काल को भक्ति काल, तृतीय काल को रीति काल और चौथे काल को आधुनिक काल के रूप में विभाजित किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम काल आदिकाल माना है, द्वितीय काल भक्ति काल माना है, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। इस आधुनिक काल का और वैज्ञानिक विभाजन करते हुए इन्होंने आधुनिक काल में प्रथम पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंद्र युग कहते हैं, जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है, छायावादी काल, जिसे शुक्ल युग भी कहा जाता है, और चौथा छायावादोत्तर काल, जिसे शुक्लोत्तर काल भी कहते हैं। इस शुक्लोत्तर काल को भी, छायावादोत्तर काल को भी डॉक्टर नगेंद्र ने 2 भागों में विभाजित किया है, प्रगतिवाद प्रयोगवादी युग और दूसरा नवलेखन काल। हम बच्चों यहाँ तक अध्ययन किए छायावादोत्तर काल में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नवलेखन काल तक हमने अध्ययन कर लिया है, जिसमें नवलेखन काल के अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता का युग, नव कविता का युग या नवगीत का युग, हिंदी गज़ल, इनके बारे में सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करनी। इसमें एक पक्ष जो कि हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, उस पक्ष को छोड़ देना हिंदी साहित्य के साथ अन्याय करना होगा, रचनाकारों एवं कवियों के साथ अन्याय करना होगा। उसका जो दूसरा पक्ष है वह हिंदी गद्य साहित्य का विकास है। हिंदी गद्य भी हिंदी साहित्य को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए हिंदी गद्य साहित्य के विकास को हम लोग देखते हैं। भारतीय साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल में भारतीय साहित्य में आधुनिक काल से पूर्व हिंदी के गद्य साहित्य का स्वरूप अल्प विकसित था। इसे हम उपेक्षित भी कह सकते हैं। मध्य युग 7वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का काल मध्य युग मानते हैं। इस समय तक साहित्यकारों का झुकाव पद्य की ओर ही अधिक था। इसका प्रमुख कारण भावुकता, अंधविश्वास एवं कल्पनाशीलता थी, किंतु जैसे जैसे ज्ञान, तर्क एवं चिंतन की प्रतिष्ठा हुई, वैसे वैसे गद्य साहित्य का विकास होता गया। हिंदी गद्य साहित्य का विकास 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। 19वीं शताब्दी के बाद तो हिंदी गद्य साहित्य की इतनी उन्नति हुई कि इतिहासकारों ने आधुनिक काल को गद्य काल की ही संज्ञा दे डाली। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य का स्वरूप विद्यमान था, किंतु उसका वह जो स्वरूप अत्यंत ही संक्षिप्त था। वह राजस्थानी, मैथिली एवं ब्रज भाषा में मुख्यतया दिखलाई पड़ता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हिंदी खड़ी बोली के उद्भव से हिंदी गद्य साहित्य में क्रांतिकारी विकास हुआ। 19वीं शताब्दी से पूर्व राजस्थानी, मैथिली एवं ब्रज भाषा में इसका जो विकास हुआ वह अत्यंत ही संक्षिप्त था। वह कहाँ तक विकसित रहा, इसका संक्षिप्त रूप हम देखते हैं। 19वीं शताब्दी से पूर्व राजस्थानी गद्य के अंतर्गत रारवेल, जो कि चंपू काव्य माना जाता है, जो कि चंपू काव्य है। चंपू काव्य अर्थात गद्य एवं पद्य मिश्रित रचना चंपू काव्य कहलाती है, जिसकी रचना रावरवेल जो रचना है, जिसकी रचना रोडा कवि ने 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास की थी। यह एक शिलांकित कृति है।
शिलांकित कृति अर्थात शिला पर लिखी हुई रचना है, जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों का स्थान दिया गया है। इसके बाद 12वीं शताब्दी की रचना उक्त व्यक्ति प्रकरण मानी जाती है, जो कि व्याकरण ग्रंथ है। इसके रचनाकार दामोदर शास्त्री हैं। पंडित दामोदर शास्त्री ने उक्त व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। इसे ही हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ भी कहा जाता है। हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन है? उक्त व्यक्ति प्रकरण, ऐसा माना जाता है। कुछ और भी साहित्यकार हुए जिन्होंने गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थानी की भांति ही मैथिली भाषा में भी अनेक साहित्यकार हुए जिन्होंने हिंदी को अपने रचना का अंग बनाया और हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें थे ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इन्होंने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। विद्यापति थे, जिन्होंने कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका, कीर्ति सिंह के प्रशंसा या कीर्ति सिंह की विजय की चर्चा कीर्ति पताका में की गई है। तो इन्होंने कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका जैसे साहित्यों की रचना की। इसके अतिरिक्त भी ब्रजभाषा में इसके अतिरिक्त भी मैथिली भाषा में अन्य रचनाएं मिलती हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य को परिष्कृत परिवर्धित करने का काम किया। ब्रजभाषा में गद्य का स्वरूप अधिक व्यापक था। इस काल में मौलिक, टीका एवं अनुदित ग्रंथ भी लिखे गए। मौलिक ग्रंथ कौन से होते हैं? जो कि रचनाकार स्वतः सोच करके किसी घटना के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करता है, वो मौलिक ग्रंथ हो गए। टीका ग्रंथ कौन से हैं? टीका ग्रंथ अर्थात कोई रचना पहले से अगर की गई है और उस पर कोई विद्वान अपने विचार व्यक्त करता है, उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ पर अपने विचार व्यक्त करता है, तो उसे टीका कहते हैं। और अनुदित ग्रंथ कौन है? अर्थात किसी दूसरी भाषा में लिखा गया ग्रंथ हो और वो किसी दूसरी भाषा में उसका अनुवाद कर दिया जाए, वो अनुदित ग्रंथ कहलाते हैं। तो ब्रज भाषा में इन तीनों प्रकार के ग्रंथ, मौलिक, टीका एवं अनुदित ग्रंथ भी लिखे गए। कुछ प्रमुख साहित्यकार जिन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की और हिंदी को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें है गोस्वामी विट्ठलनाथ। इन्होंने श्रृंगार रसमंडन, यमुनाष्टक जैसे ग्रंथ की रचना की, गद्य ग्रंथ की रचना की। चतुर्भुज दास, जिन्होंने खड़ ऋतु वार्ता नामक ग्रंथ की रचना की। गोकुलनाथ जो कि विट्ठलनाथ के शिष्य थे, विट्ठलनाथ के पुत्र थे। इन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता आदि अनेक ग्रंथों की रचना की और हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। इसके बाद हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में हिंदी गद्य का बहुत अधिक विकास हुआ। आधुनिक काल में खड़ी बोली के विकास के साथ ही साथ, भारतीय युग में खड़ी बोली के विकास के साथ ही साथ हिंदी साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। हम लोग इसको देखते हैं, खड़ी बोली गद्य एवं हिंदी साहित्य। 19वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी गद्य क्षेत्र में मुंशी सदा सुखलाल, इंसान अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र जैसे 4 उन्नायकों का उद्भव हुआ, जिन्होंने हिंदी गद्य को वर्तमान शिखर तक पहुंचाने में आधारभूत भूमिका निभाई है। कौन कौन थे? सदा सुखलाल, जिनको नियाज उपनाम से जानते हैं। 1746 में जन्म हुआ, 1824 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने सुख सागर नाम गद्य ग्रंथ की रचना की। इंसान अल्लाह खां, इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी, जिसका दूसरा नाम है उदय भवन चरित। तीसरे लल्लू लाल, इन्होंने प्रेम सागर ग्रंथ की रचना की। और चौथे हैं सदल मिश्र, जिन्होंने नाचिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। ये दोनों लास्ट के लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थापित है, फोर्ट विलियम कॉलेज में प्राध्यापक पद पे थे। इन्होंने वहाँ प्राध्यापक पद अर्थात अध्यापन का कार्य करते हुए
हिंदी साहित्य को विकसित करने का कार्य किया। आधुनिक काल में भारतंद युग का उदय हिंदी साहित्य का नवजागरण काल रहा। आधुनिक काल में भारतंद युग का उदय हिंदी साहित्य का नवजागरण काल रहा। इसके बाद द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युगीन इन रचनाकारों ने अपने युग में हिंदी साहित्य का इतना अभूतपूर्व विकास किया कि मानो हिंदी गद्य को पंख सा लग गया। भारतेंदु युग में खड़ी बोली के जन्म के साथ ही साहित्यकारों ने हिंदी लेखन के विविध स्वरूपों अर्थात विधाओं, हिंदी लेखन के विविध स्वरूपों जिसको विधाओं कहते हैं, विधाओं को अपनी रचना का आधार बनाकर मानवीय चेतना, सामाजिक चेतना को जागृत करते हुए उनके हृदय में हिंदी के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न किया। हिंदी उनके जीवन का एक अंग बन गया, बोलचाल की व्यवहारिक भाषा बन गई। हिंदी गद्य साहित्य के वर्तमान विकसित विस्तृत चरित्र को समझने के लिए साहित्यकारों द्वारा अपनाए गए रचना स्वरूपों, विधाओं को जानना अत्यंत ही प्रासंगिक होगा। हिंदी गद्य की विधाएं, अगर हम हिंदी गद्य की विधाओं को नहीं जानेंगे तो हम साहित्यकारों द्वारा लिखे गए गद्य लेखन के स्वरूपों को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे और कौन सी रचना किस प्रकार से लोगों तक अपने छाप को छोड़ती है, अपने प्रभाव को छोड़ती है, इसको भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो हिंदी गद्य की प्रमुख रूप से दो वर्गीकृत विधाएं हैं। प्रथम प्रमुख विधा और दूसरी गौण विधाएं। प्रमुख विधा के अंतर्गत नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना एवं एकांकी को रखा जाता है। और द्वितीय गौण विधाएं, जिसे प्रकीर्ण विधाएं भी कहते हैं, इसमें जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्ति, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंटवार्ता, पत्र साहित्य आदि आते हैं। इन गद्य की विधाओं को ही अपने रचना का आधार बनाकर हिंदी गद्य साहित्य को साहित्यकारों ने समृद्ध करने का प्रयास किया। अब हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में यह देखेंगे कि नाटक क्या है, उपन्यास क्या है, कहानी क्या है, ये गद्य लेखन की कौन सा स्वरूप है। नाटक से किस प्रकार से लोगों पर प्रभाव छोड़ा जाता है या साहित्यकार छोड़ता है, उपन्यास से किस प्रकार से कहाँ तक लोगों को प्रभाव में लेता है साहित्यकार, कहानी, निबंध, इन विभिन्न विधाओं के द्वारा किस प्रकार से हिंदी को समृद्ध बनाते हुए लोगों तक अपना प्रभाव छोड़ता है हिंदी। तो हम लोग अगले टर्न पर नाटक, प्रमुख विधा के अंतर्गत नाटक, उपन्यास, इन सब विधाओं का अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का प्रयास साहित्यकारों ने किया। आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने देखा कि हिंदी गद्य को साहित्यकारों ने अपने लेखन का विषय बना करके हिंदी को विकसित करने का प्रयास किया और लोगों को एक ऐसी बोली प्रदान की जिससे वे आसानी से, सरलतापूर्वक अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यह एक बोलचाल की भाषा बन गई। तो हम लोग अगले टर्न पर प्रमुख विधा के अंतर्गत नाटक का अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग पीछे पढ़ाए गए विषय के अध्ययन करें और लाभ उठाएं और घर पर ही रहें। धन्यवाद।